हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश शेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कि हमारा एयर ड्रम कैसे काम करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको एयर ड्रम का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो ये कंटेनर है, इसके ऊपर आपने गुब्बारा रखा है बलून, उसके ऊपर आपने कुछ ग्रेन्स रख दिए। अब आप क्या करें, नीचे की तरफ से भी इस पे क्या करके रखें, कुछ होल्स बना के रखें, और जैसे ही आप यहाँ से कुछ बोलेंगे तो ये एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ये गुब्बारा वाइब्रेट करेगा, और इस गुब्बारे के वाइब्रेशन से आपको क्या मिलेंगे, जो ग्रेन्स यहाँ पे हैं ये एकदम से क्या मिलेंगे आपको, एकदम से वाइब्रेट होके यानी कि मोशन करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, एयर ड्रम इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एयर ड्रम क्या होता है, हमारे कानों का जो पर्दा हम जिसको कहते हैं वो क्या होता है। सो एयर ड्रम एक स्ट्रेच्ड रबड़ शीट का काम करता है, एकदम शीट की तरह ये काम कर रहा है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयरडम वाइब्रेट। तो जो वाइब्रेशन होती है, ध्वनि होती है, ये वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, और हमारा जो ईयर ड्रम है उसको भी ये वाइब्रेट करती है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। और जो ये ईयर ड्रम है ये क्या करेगा, वाइब्रेशन भेजेगा अंदर वाले कान को, यानी कि ईयर इनर को, ईयर को, इनर ईयर को, एंड फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। और यहाँ से क्या होंगे, ये सिग्नल हमारे ब्रेन में चले जाएंगे, दिमाग में चले जाएंगे। दैट इज हाउ वी हियर, इस तरीके से हम सुनते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ऐसा कि यहाँ पर आपने कुछ कहा, ये कैच करेगा साउंड को, साउंड कैच करके कहाँ जाएगा, एयर ड्रम के पास। एयर ड्रम इसको क्या करेगा, वाइब्रेट करके एनहेंस करेगा इस साउंड को, और इसको इनर ईयर में भेज देगा, यानी कि अंदरूनी कान के अंदर भेज देगा, और अंदरूनी कान से ये सिग्नल हमारे ब्रेन में चले जाएंगे, दिमाग में चले जाएंगे। तो ये हमारा एयर ड्रम है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारा यहाँ पर एयर ड्रम है, ये हमारे कानों का पर्दा। ठीक है, कानों के पर्दे के अंदर फिर क्या होता है, हमारा इनर एयर होता है, यानी कि अंदरूनी कान होता है। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो एयर ड्रम है वो क्या करेगा, एक रबड़ शीट की तरह, जैसे बलून खींचा था ना, वैसे गुब्बारे की शीट की तरह खिंचा हुआ होगा, और साउंड वाइब्रेशन क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे इस एयर ड्रम को, यानी कि क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेशन इसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जो एयर ड्रम है ये वाइब्रेशन को अंदर कान की तरफ भेज रहा होगा, इनर ईयर की तरफ भेज रहा होगा। फ्रॉम देयर, यहाँ से क्या होगा, जो सिग्नल है ये हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, दिमाग की ओर जाते हैं, और इससे हम सुन पाते हैं। चलिए नोट करेंगे, फिर आगे की चर्चा करते हैं कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है ऑसिलेशन। तो पहली यहाँ पे कह रही है, वी नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और अ हार्ड थिंग इनटू आवर एयर। हमें कान में कभी भी कोई शार्प पॉइंटेड हार्ड थिंग नहीं डालनी चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, ये हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, और डैमेज ईयर ड्रम से हम क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, सुन भी नहीं सकते, कई बार हमारी इम्पेयर कर देगा हियरिंग को, यानी कि सुनने की क्षमता को ये क्या कर देगा, खराब कर देगा। अब नाउ कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं आयाम, आयाम, समय या आवर्त काल कह लीजिए, आवृत्ति और कंपन। ये छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा है दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। यानी कि वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए, ये आपका हो गया कंपन। तो कंपन का मतलब क्या होता है, जब एक कण अपनी ही जगह से टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि आगे और पीछे मोशन करता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, यानी कि वाइब्रेशन कहते हैं, कंपन। तो कंपन का मतलब क्या हो गया, जब पार्टिकल अपनी ही जगह से एक बार आगे यानी कि टू, और एक बार यहां से पीछे चला जाएगा, यानी कि फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज वाइब्रेशन, इसको हम कहते हैं कंपन। ठीक है, तो कंपन के दौरान क्या होगा, पार्टिकल अपने ही स्थान से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी कि आगे और पीछे मोशन करेगा।
दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसी गति को हम ऑसिलेटरी यानी कि क्या कहते हैं, दोलनकार गति कहते हैं, दोलनकार गति। इसी गति को हम दोलनकार गति कहते हैं, ठीक है। जब ये क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। जब ये एक कंपन पूरा करता है यानी कि आगे और पीछे ये पूरा एक बार मोशन करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन कहते हैं, एक कंपन कहते हैं। सो हमने ये देखा, जो पार्टिकल है अपने ही स्थान से एक बार एक्सट्रीम में, एक बार बैकवर्ड आ गया, यानी कि एकदम पूरा कोने, एक बार आगे आ गया, एक बार पूरा आगे, एक बार पीछे, इस तरीके से जो मोशन हो रहा हो पार्टिकल का, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन में हमारे पास अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे वाइब्रेशन मैंने आपको बताया, जो एक टू एंड फ्रो मोशन हुआ, यानी कि एक बार एक्सट्रीम गया, एक बार एकदम अपनी इनर मोस्ट पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इनर मोस्ट पोजीशन में आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। और इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, दोलनकार गति भी कहते हैं, ठीक है। नोट कर लें इसे फटाफट से। तो हमें पता है कि जो ऑसिलेटरी मोशन है और उसके पास अपना टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक दोलनकार गति के पास अपना आवर्तकाल होता है। भाई अब ये सीधी सीधी बात है, एक जगह टाइम कुछ तो लेगा ना, जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो वो टाइम पीरियड होता है। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर एक सेकंड में जो ऑसिलेशन हो, यानी कि हर एक सेकंड में जो दोलन हो, उसको हम आवृत्ति कहते हैं उस दोलन की। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब कितने बार एक सेकंड में इसने एक आगे पीछे एक कंप्लीट, देखो ये है मीन पोजीशन, बीच में ये गया, ये वापस आया, ये पीछे गया, ये वापस आया, इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, कंप्लीट दोलन। फिर से समझना, आगे फिर बीच में, अभी तो आधा ही हुआ, फिर पीछे फिर बीच में, तो ये कंप्लीट हुआ एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन, चार ऑसिलेशन, तो इन ऑसिलेशन को बोलता है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो ऑसिलेशन होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में दर्शाया जाता है। हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को दर्शाते हैं। इसका सिंबल HZ होता है। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, एक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कहलाती है। यानी कि एक ऑसिलेशन जब एक सेकंड में होगा, यानी कि अगर एक सेकंड में ये ऐसा आया तो इसको हम एक आवृत्ति, एक हर्ट्ज कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, अगर एक ऑब्जेक्ट 20 टाइम ऑसिलेट करता है एक सेकंड में, तो इसको हम बोलते हैं, इसकी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। क्योंकि ये एक सेकंड में 20 ऑसिलेशन कर रहा है, 20 बार दोलन कर रहा है, 20 बार आगे पीछे अपने मीन पोजीशन से मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि अगर एक सेकंड में एक हर्ट्ज ऑसिलेशन जो होती है वो होती है 20 टाइम्स 1 सेकंड में, एक सेकंड में 20 बार ऑसिलेशन। हम बात करें, बहुत सारी फेमिलियर है हम बहुत सारी चीजों से, एक साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम, है ना। सो यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। तुम आप लोग भी देखे होंगे कई बार कि फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों की आंखों में पट्टी बांध दूं और मैं गिटार बजाऊं, तो आप पहचान जाओगे गिटार बजा है, तबला बजा है, वायलिन बजा है, पियानो बजा है, मतलब मोटी मोटी चीजें आप पहचान ही लोगे, है ना। बांसुरी बजी है, कैसे पहचान पाओगे, आप तो उन्हें देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ सुन के ही पहचान लोगे। क्यों, क्योंकि होता क्या है, फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इन सबके कैसे, दी साउंड मस्ट बी डिफरेंट इनेबल टू रिकॉग्नाइज देम, तो इनको पहचानना डिफरेंट भी होता है और आसानी से हम रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। तो क्या ऐसा फैक्टर होता है जो इनको अलग बनाता है, तो दो चीजें यहाँ पर है, एक है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, और एक है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी साउंड की, यानी कोई सी भी ध्वनि आपको देखने को मिलेगी, तो कोई सी भी ध्वनि अगर आपको मिलेगी तो वो आयाम और आवृत्ति पर निर्भर कर रही है।
तभी आप आपके आंखों में अगर पट्टी लगा दी जाए तो आप आराम से पहचान पा रहे हो कि ये तबला बज रहा है या ढोलक बज रहा है या फिर गिटार बज रहा है या बांसुरी यहाँ पर बजी है। ये नॉर्मली आप कैसे पहचान पा रहे हो? उनके साउंड से, यानी कि ध्वनि से। अब आप तो उन्हें देख पा नहीं रहे, पर फिर भी कैसे पहचान पा रहे हो? क्योंकि अब आपके पास क्या है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है। तो हर एक साउंड की, या मैं कह सकता हूँ हर एक ऑब्स्टिकल की, या हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी क्या होती है, ध्वनि होती है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी ध्वनि है। इन ध्वनि के हिसाब से हम इनको पहचान लेते हैं कि यहाँ पर क्या यहाँ पर हुआ होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जब बजता है तो अलग अलग तरीके की आवाज हमें सुनाई देती है। तो ये आवाज सर अलग अलग क्यों होती है, एक जैसी क्यों नहीं होती? तो सबका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी, यानी कि आयाम और आवृत्ति। आयाम और आवृत्ति ऐसे दो फैक्टर हैं, ऐसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बता देंगे किसी भी ध्वनि के बारे में, किसी भी साउंड के बारे में। सो वी कैन डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसीज। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर किसी भी आवाज का, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान पाएंगे उनकी आयाम से और उनकी आवृत्तियों से, यानी कि उनके एम्पलीट्यूड से और फ्रिक्वेंसी से हम पहचान पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी है, देखो, लाउडनेस और पिच के लिए। टेक अ मेटेलिक टम्बलर, एक बर्तन लेना, ग्लास ले लो मेटल का, एंड अ टेबल स्पून, और एक चम्मच ले लो। स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली ऑन द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, यहाँ ऊपर मारना हल्का सा चम्मच, टन। तो आप देखोगे यहाँ पर आवाज आएगी, है ना। Hear the sound produced. Now bang the spoon tumbler on and hear the sound produced again. Now bang the spoon tumbler on tumbler. तो अब पहले चम्मच एकदम कहाँ मारा था, ब्रिम में मारा था, एकदम ऊपर। अब यहाँ पे मारना बीच में ग्लास में, और अब उसकी साउंड सुनना, है ना। तो अब आप देखोगे कि साउंड आपको फिर से कुछ अलग सा सुनाई देगा। इज द साउंड लाउडर व्हेन द ट्रम्बलर इज स्ट्रक हार्ड? Now suspend a small thermocol balloon touching the rim of the tumbler. Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball displays. और अब क्या करना है, एक थर्मोकॉल का एक छोटा सा थर्मोकॉल की बॉल लटका देना और फिर मारना इस पे। तो आप देखना कि ये ट्रम्बलर के बाद ये थर्मोकॉल कितनी दूर जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि जितनी तेजी से आप उस पर मार रहे हो, वाइब्रेशन उतनी ज्यादा हो रही है, और वाइब्रेशन जिस तरीके से होंगे आपको आवाज भी उस तरीके से ही सुनाने को देने को मिलेगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस पॉइंट। ये बेसिक सी चर्चा थी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे और ज्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंसी से कैसे हमारी पिच डिपेंड करती है, यानी कि तारत्व कैसे निर्भर करता है हमारी आवृत्ति पर, और आयाम किस तरीके से हमें लाउडनेस यानी कि प्रबलता के बारे में बताएगा ध्वनि की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।